होल्डिंग कंपनीज, टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज भी कंप्लीटेड, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नहीं हुए होंगे शायद होल्डिंग कंपनीज के, राइट? In today's class we are going to understand that what is the difference between partial consolidation and complete consolidation. ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए कि partial consolidation क्या होता है. पार्शियल का मतलब होता है आधा और अधूरा, समझ में आई बात? तो पार्शियल कंसोलिडेशन का मतलब यहीं पर क्लियर हो रहा है कि जब दो कंपनी या दो से ज्यादा कंपनी एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट में इंटर तो हो रही है, मिलकर काम कर रही है, बट 100% वो चीज एप्लीकेबल नहीं है. यानी अगर दो कंपनी है, कुछ पार्ट उन्होंने आपस में मिलकर अग्रीमेंट कर लिया कि भाई इस प्रोडक्ट में हम साथ मिलकर बनाएंगे प्रोडक्ट, लेकिन उनकी आइडेंटिटी क्या रहेगी? सेपरेट रहेगी. दूसरी कंपनी एक कंपनी को होल्ड करेगी लेकिन 100% होल्ड नहीं करेगी. समझ में आई बात? हाँ, जैसे सब्सिडियरी और पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी होता है ना. लेकिन वही अगर कंप्लीट कंसोलिडेशन की बात करें तो एक कंपनी यानी जो दोनों कंपनी की कई बार आइडेंटिटी जो है, या फिर बोल सकते हैं ना कि अलग जो सेपरेट एंटिटी था वो एक बन सकता है, तो ये होता है कंप्लीट कंसोलिडेशन. आई बात समझ में? मतलब सेपरेट ये आइडेंटिटी का सीन ही खत्म हो जाता है. तो पहले लिखो पार्शियल कंसोलिडेशन क्या होता है. लिखिए कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट को भी होल्ड कर लो, इसको पहले लिखो, फिर वो इतना सा स्पेस छोड़ देना बस, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट में ज्यादा नहीं, इतना सा बस छोड़ो और उसके बाद आगे लिखो. पहले इसको लिखना जरूरी है, ठीक है? चलो लिखो. यस मोनिका, चलो. के भी बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी सब्सिडियरी कंपनी, एसबीआई के, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस जो है, तो एक तरीके से वो क्या है? सब्सिडियरी है. तो डिपेंड करता है अगर वो किसी का होल्डिंग कंपनी है या फिर थोड़ा बहुत ट्रस्टी वाला सीन है, यानी कि 100% अलग अलग आइडेंटिटी है लेकिन थोड़ा सा परसेंटेज मिक्स हुआ हुआ है, बस ये होता है पार्शियल. लिखिए, इसको मैं बता दूंगी ऐसे. क्या नाम बताया आपने? CIFM. ठीक है, चलो लिखो पार्शियल कंसोलिडेशन. लिखिए, पार्शियल कंसोलिडेशन मीन्स कमिंग टुगेदर ऑफ फॉर्म्स. यहां पर फॉर्म्स क्या हो रही है? साथ में आ रही है. कमिंग टुगेदर ऑफ फॉर्म्स अंडर फॉर्मलाइज्ड FORMALISED, फॉर्मल से फॉर्मलाइज्ड, कॉमन ओनरशिप एंड कंट्रोल while retaining their separate entity. अच्छा, ये जो आपने लाइन लिख लिया सबने, सेपरेट एंटिटी. अब यहां पर क्या बात बोला जा रहा है कि दो कंपनी आपस में मिल रही है लेकिन कंट्रोल भी कर रही है. ऐसा नहीं कि कंट्रोल नहीं करी एक कंपनी दूसरे कंपनी को, लेकिन 100% कंट्रोल नहीं है क्योंकि अपनी आइडेंटिटी उन्होंने स्टिल सेपरेट कर रखा है. जैसे आपकी बात, अगर हम होल्डिंग कंपनी की बात करें तो होल्डिंग और सब्सिडियरी जो कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी का 51% शेयर जब होल्डिंग कंपनी के हाथ में, तो ऑब्वियसली कंट्रोलिंग होल्डिंग कंपनी का ही है. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सब्सिडियरी कंपनी का ऑपरेशंस 100% कंट्रोल हो रहा है. कुछ हद तक कंट्रोल हो रहा है लेकिन पूरा का पूरा कंट्रोल इंटरनल मैनेजमेंट स्टिल नहीं हो रहा है. अपनी उसकी मार्केट में आइडेंटिटी है, सेपरेट आइडेंटिटी है. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक कंपनी के नाम से दोनों कंपनी को जानते हैं, नहीं, उसका भी अपना अलग नाम है, उसकी भी पहचान है और इसकी भी अपनी अलग पहचान है. लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को कंट्रोल कर रही है क्योंकि होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी, शेयर्स का पूरा खेल है. शेयर्स आपके पास ज्यादा है तो ऑब्वियसली यू विल बी ऑब्वियसली ओनरशिप तो मिल ही जाएगा आपको. लेकिन जहां पर 100% कंट्रोल हो जाएगा वहीं कंप्लीट कंसोलिडेशन आ जाएगा. यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी में जाके मिल गई, अब उसकी आइडेंटिटी खत्म, अब एक ही कंपनी के नाम से वो कंपनी जाना जा रहा है. जैसे मैं तुम लोग को बताती हूँ, कारगिल फूड जो था, कारगिल फूड वो थी आपकी यूएस की कंपनी, जो मैंने पहले बताया था. पारिक था जो यहाँ इंडियन कंपनी था. जब उसने उसको पूरा का पूरा डिसॉल्व कर लिया, अपने में बेसिकली एमलगेमेट कर लिया, मिला लिया, तो अब पारिक का नाम भी नहीं है कहीं पर, सिर्फ एक ही नाम है, कारगिल. तो यहाँ पर क्या हुआ? आइडेंटिटी बिल्कुल खत्म हो गई एक कंपनी की, और एक कंपनी की आइडेंटिटी से ही वो कंपनी भी अब जाने, मतलब लोग नहीं जानते हैं उसकी. लेकिन ये सब्सिडियरी के साथ सीन नहीं है कि अगर दो कंपनी X और Y है तो X हो सकता है Y को कंट्रोल करे लेकिन Y की भी अपनी आइडेंटिटी रहेगी. क्लियर होगी बात? समझ में आई बात? चलिए आज ओके, नेक्स्ट. चलिए, यहां तक समझ में आया? एक एक लाइन इसलिए लिखवा दिया मैंने. आगे लिखिए,
अब ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, तो सुन लो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पार्शियल कंसोलिडेशन का? पहली चीज कि ये कंपटीशन के लिए जितना भी मैंने फॉर्म्स करवाया उसमें एक वर्ड जो कॉमन है, दैट इज कंपटीशन। कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए ये यूजफुल है, ठीक है। जब दो कंपनी आपस में मिलकर काम करती है तो ऑब्वियसली हम कंपटीशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा कई बार छोटी जो कंपनी है उसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए कोई ना कोई कंपनी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडियरी कंपनी को तब ओपन करता है जब वो एक्सपेंशन चाहता है। तो एक्सपेंशन के लिए भी कई बार होल्डिंग कंपनीज जो हैं, मतलब आपके जो पार्शियल कंसोलिडेशन से ये इसलिए होता है फॉर बेटर मैनेजमेंट के लिए। अब जैसे होल्डिंग कंपनी में क्या होगा ना कि सब्सिडियरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही डिसाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग है, लेकिन 100% नहीं है, वो अलग बात है। तो कंपटीशन के लिए और बेटर मैनेजमेंट इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। और सब्सिडियरी कंपनी अगर हम बात करें सिर्फ होल्डिंग कंपनी का, तो सब्सिडियरी कंपनी बेसिकली एक्सपेंशन के लिए यूज होता है। आपको पता होगा कि बहुत सारे इंटरनेशनल, अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो इंडिया से बाहर बहुत सारे ऐसी कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं, फॉरेन कंपनीज, जो अपनी सब्सिडियरी कंपनी दूसरे कंट्री में ओपन कर लेती है ताकि वो अपने हेड ऑफिस को कंट्रोल भी करता रहे और यहाँ के मार्केट को कवर भी करता रहे। तो सब्सिडियरी कंपनी कई बार एक्सपेंशन के लिए भी आपका क्या होता है, यूज होता है। आई बात समझ में? प्रत्यय चले नेक्स्ट। पार्शियल कंसोलिडेशन क्लियर हो गया। ऑनलाइन क्लास बेटा सबको क्लियर है? माही, अंकु, आलोक, चलिए नेक्स्ट लिखिए कंप्लीट कंसोलिडेशन। कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए फॉर बेटर इंटरनल मैनेजमेंट एंड फॉर एक्सपेंशन। लेकिन एक्सपेंशन वाला टर्म ट्रस्ट से ज्यादा बेसिकली होल्डिंग कंपनी पे एप्लीकेबल। कंप्लीट कंसोलिडेशन में लिखिए। अच्छा मैम एक्सपेंशन तो सब्सिडियरी कंपनी के लिए ना इम्पोर्टेंट। हाँ, तो उसमें सब्सिडियरी लिख सकते हो तो लिख लो ब्रैकेट में, मतलब होल्डिंग कंपनी के लिए स्पेशली एक्सपेंशन के लिए जरूरी है। हाँ क्या बोल रहे हो? कंप्लीट कंसोलिडेशन लिखिए, इसमें 2 लाइन लिखिए। कंप्लीट कंसोलिडेशन व्हेन 2 और मोर कंसर्न्स, यहाँ कंसर्न्स का मतलब है फॉर्म, ठीक है। कंप्लीट कंसोलिडेशन ऑकर्स व्हेन 2 और मोर कंसर्न्स combine to transfer their assets and liabilities. Complete consolidation occurs when 2 or more concerns combine to transfer their assets and liabilities to a new company or when one company absorbs another concern. Complete consolidations occurs when 2 or more concerns combine to transfer their assets and liabilities to a new company or when one company absorbs करना सोख लेना जिसको हम कहते हैं, absorbs another concern by outright purchase, outright purchase of its business. Concerns by outright purchase of its business, ठीक है। अब आगे आउटराइट हम लोग यहाँ पे एब्जॉर्ब कि जब हम पूरी तरीके से किसी कंपनी को खरीद लेते हैं। आई बात समझ में बेटा? आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है चलो बेटा। आउटराइट परचेज का मतलब होता है जब हम किसी कंपनी को खरीद लेते हैं, पूरा का पूरा परचेज कर लेते हैं, है ना, पूरा राइट्स अपने ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है नेक्स्ट। outright purchase of its business. Complete consolidation से क्या होता है? Complete consolidation thus means end of separate identity and it converted into a single unit
मतलब कि यहाँ पर सेपरेट आइडेंटिटी है या नहीं है? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो कंपनी है वो दूसरे कंपनी के सब कुछ परचेज कर लेगा, उस बेसिकली उस कंपनी को पूरी तरीके से खरीद लेगा, उस कंपनी का एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा पर्टिकुलरली जो ये परचेजर होगा उसके पास। यानी अगर एक्स ने वाई को खरीद लिया तो वाई का एसेट वगैरह, उसके जो एम्प्लॉयज वगैरह सब कुछ एक्स के कंट्रोल में आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये होता है कंप्लीट कंसोलिडेशन। यहाँ पर सेपरेट आइडेंटिटी नहीं बचेगा, बल्कि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल यूनिट वो बन के रह जाएगा। इवन 2-3 कंसर्न, अगर मान लो जो आपका एक्स है उसने वाई और जेड को भी खरीद लिया तो भी वाई और जेड जाके एक्स में मिल गया और सिर्फ एक्स जो है वही एक सिंगल आइडेंटिटी बचेगा। वाई और जेड की आइडेंटिटी खत्म। हाँ, रिलायंस जो बिग बाजार को अभी रिलायंस ने नहीं किया, अब तो अमेजोन शायद हो गया, अमेजोन हो गया, बीच में उनका चल रहा था। हाँ, रिलायंस जो है ना आपका, डिसएडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी। उसके बाद हम करेंगे कम्युनिटी इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए। टाइप्स क्लियर हो गया था। फीचर्स में देखिए क्या होगा, सुनते जाओ शॉर्टकट में, बिल्कुल 2-2 वर्ड के। पहला फीचर होगा होल्डिंग कंपनी का सेपरेट आइडेंटिटी, यानी कि कोई भी अगर होल्डिंग कंपनी है यानी पेरेंट कंपनी दूसरे कंपनी को होल्ड करेगी तो दोनों की आइडेंटिटी सेपरेट रहेगी। तो सेपरेट आइडेंटिटी इज द फर्स्ट फीचर। सेकेंड वन इज मैनेजमेंट ऑफ बोथ कंपनी विल बी डिफरेंट। मैनेजमेंट ऑफ बोथ कंपनी विल बी डिफरेंट। मैनेजमेंट ऑफ बोथ कंपनी विल बी डिफरेंट का मतलब क्या हुआ कि आपकी एक कंपनी दूसरे कंपनी को होल्ड जरूर कर रही है लेकिन दोनों का मैनेजमेंट सेपरेट है। ठीक है, तो मैनेजमेंट विल बी सेपरेटेड ऑफ बोथ होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी को, दोनों का मैनेजमेंट सेपरेट रहेगा। पहला सेपरेट आइडेंटिटी, सेकंड सेपरेट मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट यूनिफॉर्म डिसीजंस कॉमा पॉलिसीज और प्लान्स। यानी कि हो सकता है कि कोई अगर डिसीजन लेना हो, मान लीजिए कि मर्जर कोई है, मतलब कोई सब्सिडियरी कंपनी है, अगर उसके लिए कोई मशीनरी लाना है, कुछ ये लाना है, तो हो सकता है कि वो अपना डिसीजन खुद ले। लेकिन अगर शेयर से रिलेटेड डिसीजन लेना होगा, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि वो मिल करके डिसाइड करे सम पार्ट, मैनेजमेंट का कुछ पार्ट वो हो सकता है मिल करके डिसाइड करे, क्योंकि इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड होंगे सब्सिडियरी कंपनी के, वो किसके होंगे? होल्डिंग कंपनी के। ठीक है, सो सम टाइम अगर एनुअल जनरल मीटिंग होगा, शेयर से रिलेटेड चीजें होंगी, आईपीओ से रिलेटेड चीजें होंगी, तो हो सकता है कि डिसीजन ये मिल करके ले। तो यूनिफॉर्म डिसीजन, प्लान्स और पॉलिसीज कैन बी टेकन बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय होल्डिंग कंपनी। आई बात समझ में? थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ लिखिए। आई थिंक 3 फीचर्स काफी हैं, रहने देते हैं हम। ठीक है, अब आते हैं कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट में। ये क्लियर हो गया ना कि मैनेजमेंट इनका क्या होगा, अपना इंटरनल अफेयर सब्सिडियरी कंपनी भी अपना कर सकती है। कुछ डिसीजंस में कौन पार्टिसिपेट करेगा? आपका होल्डिंग कंपनी। कंट्रोलिंग होल्डिंग कंपनी का होगा, मेजर डिसीजंस होल्डिंग कंपनी लेगा, लेकिन अफेयर्स अपने अपने उनके चलेंगे इंटरनल जो भी है। ठीक है, कम्युनिटी इंटरेस्ट क्या है लिखिए इसमें। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट लिखवाया था मैंने। ठीक है, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट में क्या लिखा है अनिशा मैंने? It is an arrangement under which control over different companies is exercised by the same group of directors, managers, shareholders without any formal central organization. अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है देखो, यहाँ कम्युनिटी इंटरेस्ट का मतलब ये है कि 3 कंपनी मान लो XYZ, इन तीनों कंपनी में कुछ चीजें सिमिलर होंगी, मैनेजमेंट का पार्ट सिमिलर होगा, यानी यहाँ पर जो मैनेजमेंट होगा वो ओवरऑल यूनिफॉर्म वे में होगा। मैनेजमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी यहाँ भी सेपरेट रहेगी लेकिन मैनेजमेंट 100% यूनिफॉर्म होगा। कम्युनिटी इंटरेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पर आपके जो कंपनीज हैं वो एक सेम ग्रुप की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे? सेम ग्रुप की तरह काम करेंगे। आइडेंटिटी कंपनीज की डिफरेंट हो सकती है लेकिन शेयर होल्डर्स, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स वगैरह सब कोई कौन होंगे? सिमिलर होंगे उस पूरे ग्रुप के लिए। आई बात समझ में?
वो एक पूरा ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, जिसमें आपके शेयर होल्डर सेम होंगे, आपके मैनेजर सेम होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेम होंगे, तीनों कंपनी के लिए। मान लो 3 कंपनी ग्रुप में है तो तीनों के लिए। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? अब आप ग्रुप सुनोगे तो बहुत सारे हैं, टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, ये सब ग्रुप क्यों है? बिकॉज इनके अंडर में बहुत सारा, अडानी है, इनके अंडर में बहुत सारी कंपनीज है ना। तो हो सकता है कि ये जो ग्रुप है ये बेसिकली इसमें सारे के सारे मैनेजमेंट यूनिफॉर्म वे में होगा। किस वे में होगा? यूनिफॉर्म वे में। क्लियर हो गई बात? तो ये होता है कम्युनिटी इंटरेस्ट। ठीक है, अब कम्युनिटी इंटरेस्ट में ना 3 डिवाइसेस के थ्रू ये चलता है। कम्युनिटी इंटरेस्ट है, क्या आवाज कर रहा प्रत्यय? कम्युनिटी इंटरेस्ट में याद रखिएगा कि यहाँ 3 तरीके से ये चलता है, इसके 3 डिवाइस हैं। ठीक है, यानी कि 3 तरीके से ये मैनेज होता है। पहला मैनेजरियल इंटीग्रेशन। मैनेजरियल इंटीग्रेशन मतलब मैनेजर्स, जो भी इसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे, ये जितने भी कंपनीज हैं, सब कंपनी के, मान लो तीनों कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तीनों कंपनी में क्या डिपार्टमेंट है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इसका मैनेजर एक होगा। कौन होगा? मैनेजर एक होगा। आई बात समझ में? मान लो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तीनों कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर एक होगा। तो मैनेजरियल इंटीग्रेशन, यानी कि मैनेजरियल किससे निकला? मैनेजर जो होगा वो अपने काम को इंटीग्रेट करके चलेगा, सारी कंपनीज के लिए काम करेगा। आई बात समझ में? तो मैनेजरियल इंटीग्रेशन में आपका एजेंट्स हो गए, सेक्रेटरीज हो गए, मैनेजर्स हो गए, इनका पूरा मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम क्या होगा? इंटीग्रेटेड और यूनिफॉर्म होगा, पहला। सेकेंड जो है आपका दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन की। तो यहाँ पर जो कॉमन होंगे डायरेक्टर्स, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे कंपनीज के कॉमन होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो भी बनाया जाएगा वो सारा का सारा ये सब मिलकर के लेंगे। तो एक हो गया आपका पहला मैनेजरियल इंटीग्रेशन, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन, और लास्ट में होगा फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। इनके लिए, अगर इन सारी कंपनीज के लिए इंश्योरेंस का काम करना, बैंकिंग का काम करना, इन्वेस्टमेंट का काम करना, वो भी इंटीग्रेटेड फॉर्म में होगा। आई बात समझ में? तो इसको हम कहेंगे फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। तो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन में क्या होगा कि आपका जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, लाइक बैंक हो गया, आपका इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया, ये सारे के सारे के लिए कॉमन हम यूज करेंगे, सब कंपनीज के लिए इकट्ठे एक साथ। आई बात समझ में? क्लियर हुआ यहाँ पर? तो ये है आपका 3 तरीके से ये क्या चलता है? कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट आइए कंप्लीट कंसोलिडेशन, मर्जर एंड एमलगमेशन। मर्जर एंड एमलगमेशन, ठीक है। कंप्लीट कंसोलिडेशन, कंप्लीट कंसोलिडेशन मैनेजरियल में एक ही मैनेजर होगा जो कंसोलिडेशन लिख लिया था। कंप्लीट कंसोलिडेशन क्या होता है? अब नेक्स्ट है कि मर्जर मतलब क्या होता है? मर्ज का मतलब क्या होता है? अच्छा, तुम लोग को मैं एक डिफरेंस बताती हूँ तीनों में, याद रखिएगा, ठीक है। मर्जर का मतलब होता है जब 2 सेम टाइप की कंपनीज मिलती हैं, आपस में मिल जाती है, मर्ज करती हैं। अब यहाँ पर सेम टाइप ऑफ कंपनी का मतलब सिर्फ और सिर्फ कंपनी में जो प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी जो सर्विस में डील कर रही है उससे नहीं है। यहाँ पर कंपनी का स्टेटस भी लगभग सेम हो सकता है ना, लेकिन वो मर्ज नहीं हुई है। हाँ, ठीक है, आई बात समझ में? तो जैसे हाँ, सेम स्टैंडर्ड का कह सकते हैं, जैसे कि मान लो कि वोडाफोन आइडिया तो खैर मर्ज हो चुका है, बिल्कुल, हाँ, VI हो चुका है वो। तो हीरो होंडा भी मर्ज का एग्जाम्पल था, ठीक है। हाँ, तो हाँ, मारुति सुजुकी। तो यहाँ पर मर्ज का मतलब क्या हुआ कि जब 2 कंपनी सेम टाइप की, एक तरीके से हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन हो रहा है, हॉरिजेंटली एक कंपनी फॉर्म कर रही है और दोनों मिल जाएगी, कंपनी मर्ज हो जाएंगे और दोनों का स्टेटस, स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल सिचुएशन, इकोनॉमिकल सिचुएशन भी सेम हो, तो इसको मर्ज कहेंगे। जब हम अमलगमेशन की बात करते हैं तो एक कंपनी दूसरे कंपनी में डिसॉल्व, मतलब वो बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेगा एक कंपनी दूसरे कंपनी को, तो एमलगमेशन होता है। एक्वायर का मतलब होता है खरीद लेना, एक्वायर कर लेना, ठीक है। तो इस तीनों को ना समझने के लिए इन सब में डिफरेंसेस बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो, पहले मर्जर क्या होता है, उसके बाद मर्जर का डिफरेंस और एमलगमेशन का डिफरेंस, ठीक है। फिर एक्विजिशन का डिफरेंस, फिर एमलगमेशन का डिफरेंस। यस अंकु, मर्जर में लिखिए, एक मिनट, मर्जर इज समथिंग वेयर, मर्जर क्या होता है? अ मर्जर इज
द फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन ऑफ 2 और मोर कंपनीज। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि 2 से ज्यादा जो कंपनी अपनी मर्जी से आकर के क्या हो रही है, बेसिकली मर्ज हो रही है दूसरी कंपनी के साथ, जैसे वोडाफोन है ना, आइडिया का था, ठीक है। सो अ मर्जर इज द फ्यूजन ऑफ 2 और मोर कंपनीज दैट वॉलेंट्रली का मतलब है अपनी मर्जी से, ठीक है, दैट वॉलेंट्रली कम टुगेदर to form a new entity or a company, यानी कि 2 कंपनी आपस में वॉलेंट्रली मिलती है और उनका मेन एम क्या होता है कि हम दोनों कंपनी मिलकर के और एक नई कंपनी को खड़ा करें, नई कंपनी का नाम दे। जैसे VI हो गया, वोडाफोन का अपना आइडेंटिटी गया, आइडिया का भी गया, और अब इन्होंने कौन सा नाम से जानते हैं, VI। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट है आपका कि मर्जर जो है बेसिकली क्या होता है, मर्जर है वो कंपटीशन को डिक्रीज करता है और कंपनी को स्ट्रांग बनाता है। वही सेम चीज, क्योंकि जब 2 कंपनी से वोडाफोन और आइडिया, मान लीजिए कि वो दोनों अच्छे से मार्केट में नहीं चल पा रही है, तो जब दोनों मिल जाएगी तो क्या हो जाए, एक तरीके से यूनिटी के साथ साथ दे कैन एबल टू रीच द कॉम्पिटिशन, वो अलग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमलगमेशन? अब यहां पर एमलगमेशन ठीक है। अब एमलगमेशन क्या होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। जब कोई बड़ी कंपनी, यहां किसके बारे में बात हो रही है, बड़ी कंपनी, व्हेन अ बिग एंटिटी बेसिकली एक्वायर अ स्मॉल कंपनी, जब कोई बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, वो जब छोटी कंपनी को एक्वायर करता है तो इसको हम कहते हैं एमलगमेशन। समझ में आई बात? तो एमलगमेशन में लिखिए, this amalgamation is the process that happens when the biggest company acquires the smaller one, when the biggest company acquires the smaller one। अच्छा, अमेलगमेशन में लिख लिया स्मॉलर 1 तक। अब यहां पर देखिए मर्ज में क्या हो रहा था कि वॉलेंटरली कंपनी खुद से एक दूसरे के साथ आना चाह रही थी, ट्रू, बट इन एमलगमेशन इट माइट बी पॉसिबल कि छोटी कंपनी लॉस में हो, ठीक है, बैंकरप्ट हो गई हो, है ना। ऐसे सिचुएशन में उनको सपोर्ट करने के लिए कौन सी कंपनी आती है, बड़ी कंपनी आती है और उसको पूरी तरीके से खरीद लेती है, एक्वायर कर लेती है, ठीक है। लेकिन वो ज्यादातर बड़ी कंपनीज होती है, इसको हम कहते हैं एमलगमेशन। हाँ, एक्वायर कर रही है या फिर परचेज कर रही है छोटी कंपनी का, एमलगमेशन। तो एमलगमेशन में क्या हो रहा है कि छोटी कंपनी ऑटोमेटिकली किसके साथ मिल जा रही है, बड़ी कंपनी के साथ, ठीक है। अब यहां पर एक और आता है एक्वायर, लिखो एक्विजिशन क्या है, एक्विजिशन, ठीक है। अब एक्विजिशन और एमलगमेशन में क्या डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका एमलगमेशन होता है ज्यादातर बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद के उसकी पूरी आइडेंटिटी खत्म। एक्वायर नॉर्मल कंपनी एक्वायर कर दी, बिग कंपनी का कोई यहाँ पर क्लॉज नहीं लगा हुआ है। मर्ज में सेम टाइप की कंपनी मर्ज होती है, जैसे वोडाफोन आइडिया, बोथ आर द कम्युनिकेशन है, हाँ, और एमलगमेशन में हाँ, और वो वॉलेंटरली आती है। हाँ, एक्विजिशन में पहले लिख लो 2 लाइन। एंड एक्विजिशन इज द प्रोसेस whereby a company or business identity, an acquisition is the process whereby a company or business entity purchases or acquire another company, but no new company formed, यह कंसेप्ट थोड़ा समझ आया कि एक्विजिशन में क्या हो रहा है कि कंपनी एक एक्स कंपनी वाई को खरीद तो रही है लेकिन कोई नई कंपनी को फॉर्म नहीं कर रही। जैसे मर्ज में क्या हो रहा था कि नई कंपनी फॉर्म कर रहे थे हम, जैसे VI नई कंपनी हमने बना दिया, लेकिन यहां पर कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को जब एक्वायर करेगा
तो अपनी यहाँ पर कोई नई कंपनी को फॉर्म नहीं करेगा, उसने सिर्फ एक्वायर कर लिया। जैसे कि आपका किसने एक्वायर किया है, बायजूस के एक्वायर किया ना, आप बायजूस ने आकाश को किया, एक्वायर किया है, वो मर्ज नहीं हुआ है ना वो। हाँ, कंपटीशन वाला बेनिफिट, ठीक है। हाँ, दोनों का एक साथ ही समझो, दोनों एक साथ, दोनों का मेन थीम तो सेम ही है। एक तो पहला चीज कंपटीशन को डिक्रीज करेंगे दोनों कंपनी मिलकर के, मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ऑपरेशनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल इनका बेटर होगा, प्रोडक्शन हाई होगा, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ प्लांट वगैरह और जो रिपीटेटिव प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों कंपनी मिलके काम करेगी, तो दोनों अलग अलग अपना ऑपरेशन थोड़ी करेगी, साथ करेगी मिल करके। तो इसके यही बेनिफिट्स हैं, कंपटीशन, मैनेजमेंट, एक्सपेंशन, जो मैंने आपको होल्डिंग में लिखवाया था लगभग इसके भी वही हैं, ठीक है। हाँ, ऑपरेशंस जो होंगे इसके, जो भी ऑपरेशंस होंगे इसके, वो डुप्लीकेट नहीं होंगे, सेम ही होंगे सारी कंपनी में। हाँ बोलो मोनिका। फीचर्स लिखवाया था ना, वही है रिलेटेड टू। चलिए नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, लिमिटेशंस क्या है, डिमेरिट्स क्या है इसके, होल्डिंग इसके आपके कंप्लीट कंसोलिडेशंस के। एक तो इसमें आइडेंटिटी चला जाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी जाने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, छोटी कंपनीज के तो खासकर। सेकेंड चीज़ ये है कि यहाँ पर कई बार हाँ ओवर कैपिटलाइजेशन कैन बी पॉसिबल, जब और ये यहाँ पर ये भी चीज़ है कि एम्प्लॉयज़ कन्फ्लिक्ट कैन बी अराइज, क्योंकि दूसरे कंपनीज के एम्प्लॉयज़ इस कंपनीज में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम दोनों का हो सकता है, जो मर्जर हो रहा हो या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही हो, उनका सिस्टम अलग हो। अब वो एकदम से सिमिलर सिस्टम में नहीं बेसिकली वर्क कर सकते हैं, तो एटमॉस्फेयर वर्स हो सकता है एम्प्लॉयज़ के लिए। प्राइस कैन बी चेंज, क्योंकि हो सकता है कि जब आप कंपनी मिल जाएगी तो प्राइस हाई लो कर सकती है, तो कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल है। आइडेंटिटी आपकी खुद की ख़त्म हो जाएगी कंपनी की, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पॉसिबल, ये सारे आपके डीमेरिट्स हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपका, देखो एक बेनिफिट और था जो मैं तुम लोगों को बताना भूल गई, कि सेपरेट पहला फर्स्ट जो मैंने करवाया आपके बेनिफिट्स में, उसमें आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि एक कंपनी का गुडविल का फ़ायदा कई बार दूसरी कंपनी को भी होता है, तो ये भी बेनिफिट ही है। जैसे मान लो कि मर्ज हुआ और वोडाफोन का बहुत नाम है, तो उसका बेनिफिट आइडिया को भी होगा। समझ में आई बात? तो ये बेनिफिट हो सकता है कि एक कंपनी के गुडविल का फ़ायदा दूसरी कंपनी ले, ठीक है। तो दैट कम्स अंडर द एडवांटेज, इस प्रोसेस का एडवांटेज है ये, ठीक है। उसके अलावा डिमेरिट्स में और भी चीज़ अगर हम देखें, मैंने तो एक बीच में मेरिट बता दिया, डिमेरिट में और भी देखोगे तो दिस प्रोसेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, यानी किसी कंपनी को एक्वायर कर पाना हर एक कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो बिजनेस फॉर्म आप करना चाहते हो तो अगर आप पुल कार्टेल करते हो तो दैट इज़ नॉट एज सच एक्सपेंसिव, बट किसी कंपनी को पूरी तरीके से एक्वायर कर लेना ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैसा क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। जैसे कि सत्यम जो थी दैट वाज द आईटी कंपनी, उसको किसने ओवरटेक किया था, किसने ले लिया था, टेक महिंद्रा ने, है ना। अब वो सत्यम जो थी वो पूरी कंपनी थी, उस कंपनी को पूरी तरीके से एक्वायर करो तो ऑब्वियसली तो ये भी इसका एक डिमेरिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कई बार ये चीज़ होता है कि जब मर्ज होती है दो कंपनी, तो दोनों कंपनी का एसेट आपस में मर्ज हो रहा है, तो उसका कैलकुलेशन करना, प्राइस सेट करना, ये सब बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसीजर भी है, ठीक है ना। कई बार 1 साल पूरा लग जाता है दो कंपनी को प्रॉपरली मर्ज होने में। आ रही बात समझ में? तो वी कैन से कि यहाँ टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, ठीक है। उसके अलावा आपकी आइडेंटिटी कई बार इसमें सिचुएशन में ख़त्म हो जाती है, तो और ऊपर से कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो ऑल दीज आर द बेसिकली डिसएडवांटेजेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड एक्विजिशन। पहला ये करेंगे, फिर डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड एमलगमेशन। चलिए लिखिए, पहला सुन लो, मत लिखो, सुन लो, भेज दो इसको। चलिए ध्यान से सुनिएगा सब लोग। मर्जर तो सबको पता ही है कि मर्जर क्या है, दो कंपनी हॉरिजेंटली एक दूसरे के साथ मिल जाती है, दोनों सेम टाइप की कंपनी मिलती है। और आपका एक्विजिशन क्या है, जहां पर जरूरी नहीं है कि आप सेम टाइप की कंपनी को एक्वायर कर रहे हो सकता है कि आपकी कंपनी अलग भी हो, है ना। एक्वायर पॉसिबल है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर रही है, परचेज कर रही है, खरीद रही है, एक्वायर कर रही है, ठीक है।
नेक्स्ट है पर्पस क्या है मर्जर का। मर्जर का पर्पस है आपका बेसिकली कंपटीशन को डिक्रीज करना और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज करना, एक दूसरे से टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स लेना, ये सारे आपके। अब जैसे मान लो कि आइडिया के पास भी कस्टमर, वोडा के पास भी कस्टमर, अब क्या हुआ, कस्टमर सारे मर्ज हो गए, मिल गए, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेनिफिट लेना, हाँ, वीक एरिया स्ट्रांग हो गया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है आपका कि एक्विजिशन क्यों होता है, फॉर द ग्रोथ, यानी एक कंपनी दूसरे कंपनी को किस लिए एक्वायर करती है, ग्रोथ के लिए। यहाँ छोटी कंपनी का फायदा नहीं देखा जा रहा है, यहाँ सिर्फ एक जो कोई भी नॉर्मल एक कंपनी है जो एक्वायर करी दूसरे कंपनी को, वो अपना फायदा देख रही है। वो क्या कर रही है बेसिकली, यहाँ पर वो ग्रोथ कर रही है, अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, और वहां पर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही है, यहाँ पर ये ग्रो हो रही है, कहाँ पर, एक्विजिशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर हम देखें इसका साइज ऑफ द कंपनी, तो मर्जिंग कंपनी जो है दे कैन बी ऑफ द सेम टाइप, मतलब सेम हो सकती है दोनों मर्जिंग कंपनी की क्वालिटीज, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली सिचुएशन सेम हो सकता है, या एक कंपनी थोड़ी ज्यादा और एक कंपनी कम भी हो सकती है, ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन अगर हम बात करेंगे एक्वायरिंग में, तो एक्वायरिंग कंपनी हमेशा ही बड़ी, यही डिफरेंस एमलगमेशन और एक्विजिशन का मुझे एक बार करवाना है, उसमें मुझे पता है कंफ्यूजन होगा। एक्वायरिंग में हमेशा जो कंपनी होगी वो स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी, उसका मार्केट वैल्यू बहुत हाई होगा, ब्रांड जो आपका आइडेंटिटी, ब्रांड एंटिटी, ब्रांड वैल्यू सब कुछ बहुत हाई होगा, आई बात समझ में। तो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कंपनी ही दूसरी कंपनी को क्या करती है, एक्वायर करती है, बिग कंपनी और स्ट्रॉन्ग कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बात करें मर्जर का, तो मर्जर जो है वो एक फ्रेंडली प्लान होता है। फ्रेंडली प्लान इसलिए होता है क्योंकि दोनों वॉलेंटरली आकर के मिल रही है, वॉलेंट्री है ना, अपनी मर्जी से दोनों कंपनीज क्या हो रही है, आपस में आकर के मिल रही है, मर्ज हो रही है, तो यहाँ पर एक तरीके का फ्रेंडली आपका कंसोलिडेशन है ये, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्विजिशन की बात करें तो ये कई बार वॉलेंट्रली भी हो सकता है और कई बार इनवॉलेंट्रली भी। इनवॉलेंट्रली कब होगा, जब मजबूरी होगी कोई कंपनी की कि वो बहुत लॉस में है, जैसे सत्यम क्या हो गया था, बैंकरप्ट हो गया था, है ना, तो वो बैंकरप्ट हो गया, उस पर बहुत लोन है और वो कंपनी अब ऐसे सिचुएशन में नहीं कि वो पैसा पे कर पाएगी, तो मजबूरी में वो अपनी कंपनी को एक्वायर करवा लेती है, बेच देती है, इन शॉर्ट, आई बात समझ में। तो आपका मर्जर हमेशा वॉलेंट्रली होगा, लेकिन एक्विजिशन कैन बी वॉलेंट्रली और कैन बी इनवॉलेंट्रली। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि ये जो मर्जर है, मर्जर जो है ना ये नहीं, बस रहने दो, हाँ, एक लिख सकते हैं कि टाटा मोटर्स है, जैगवार और आपका, हाँ, लैंड रोवर जो है उसको एक्वायर किया हुआ है टाटा ने, ठीक है। तो वी कैन टेक द एग्जाम्पल, और मर्जर का देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स अगर है तो, मर्जर का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो मर्जर का एग्जाम्पल क्या क्या है, जी एंटरटेनमेंट, सोनी इंडिया, जी एंटरटेनमेंट, ZEE, जी एंटरटेनमेंट, सोनी इंडिया, और आपका है नेक्स्ट है वोडाफोन आइडिया मर्जर है। उसके अलावा आपका वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट ये भी मर्ज है, ठीक है, वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट मर्ज है, ठीक है। और पहले तो वोडाफोन, हच और इसार भी था, वो भी मर्ज ही हुआ था, वोडाफोन और हच वोडाफोन, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास पूरा लिस्ट है मेजर एक्विजिशन का और मर्जर का, वो मैं आप लोग को सेंड कर दूंगी नोट्स में, ठीक है। उसके अलावा और भी चीजें देख लेते हैं कुछ। टाटा स्टील, IDFC और NBFC, तो ये कुछ मर्जर और एक्विजिशन है, एक बार पूरा लिस्ट भेज दूंगी मैं। चलिए, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? देखो कंफ्यूजन मत रखना, होता है कई बार ऐसी चीजें कि कंफ्यूज रह जाते हैं, कंफ्यूजन